हम सब समाज में रहते हैं और इसी समाज में रहने की वजह से हम सबों की कुछ न कुछ सामाजिक जिम्मेदारी है। हम सभी उन सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और कई बार हम जब सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते हैं तो समाज में अनबैलेंस आता है, समाज में दिक्कतें आती हैं, हमारे जीवन में दिक्कतें आती हैं। जैसे हम सबों की कुछ न कुछ सामाजिक जिम्मेदारी तय की गई है, क्योंकि हम सब लोग समाज में रहते हैं, उसी तरीके से जो कंपनियां होती हैं, जो व्यापार होता है, वह भी तो इसी समाज की वजह से है। कंपनियां भी तो इसी समाज में व्यापार करती हैं, इसी समाज के लोगों को अपने यहाँ नौकरी पे रखती है, इसी समाज के लोगों को अपना जो प्रोडक्ट या सर्विस वो बनाती है वो उसको बेचती है और उन्हीं लोगों से मुनाफा कमाती है। तो अगर हम सबों की कुछ न कुछ सामाजिक जिम्मेदारी है तो क्या कंपनियों की कुछ न कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां तो होनी चाहिए ना। मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों का जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं। कई सारी कंपनियां इन सामाजिक जिम्मेदारियों को समझती थी और कई सारी कंपनियां इन सामाजिक जिम्मेदारियों को नहीं समझती थी। जो कंपनियां अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए समाज की बेहतरी के लिए अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा खर्च करती थी, उनसे तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उन कंपनियों को अपने देश में या दुनिया के किसी भी देश में अच्छी नज़रों से देखा जाता था। उनकी गुडविल अच्छी होती थी, उनकी साख अच्छी होती थी। लेकिन वैसी कंपनियों का क्या जो इसी समाज में रहती हैं, इसी समाज में अपना व्यापार करती हैं, इसी समाज से अपना मुनाफा कमाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझती नहीं है। समाज के प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करती हैं सही तरीके से। तो उस तरह की कंपनियों को, ताकि वह भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को सही से निर्वहन करें, उनको समझें, सरकार ने कानून बना करके उनको इस बात के लिए बाध्य किया कि वह भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझे। जी हाँ, अब सरकार ने जो कानून बनाया, मतलब कि CSR की मैं बात कर रहा हूं, कंपनियों को सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम लोग आसान भाषा में CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। CSR को थोड़ा और सिंपल करते हैं। कंपनियां जिस इलाके में अपना व्यापार करती हैं, मतलब कि जहां उनकी फैक्ट्रियां होती हैं, जहां उनके ऑफिसेज होते हैं, उस इलाके में सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का वो दोहन करती हैं, प्रदूषण फैलाती है। वहां अगर कुछ खनिज संपदा उपस्थित है उस इलाके में तो उन खनिज संपदाओं का वो दोहन करती हैं, उसका इस्तेमाल करती हैं, उसका इस्तेमाल करके अपने व्यापार में मुनाफा कमाती हैं। नदियों में गंदा पानी छोड़ती हैं, नदियों को गंदा करती है। मतलब वहां के आम लोगों का जो जनजीवन है उस कंपनी की वजह से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होता है। इसकी वजह से कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वह जिस इलाके में अपना व्यापार कर रही हैं, जिस इलाके में वो काम कर रही हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, मतलब वहाँ के मूल निवासियों के लिए, वहाँ जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए वह कुछ न कुछ अपने मुनाफे का हिस्सा खर्च करे, ताकि वहाँ उस इलाके में जो लोग भी रहते हैं उनका जीवन स्तर बेहतर किया जा सके, उनके जीवन में एक अच्छा और पॉजिटिव चेंज लाया जा सके। कई सारी कंपनियां इसके लिए काम करती हैं। वह उस इलाके में गरीब बच्चों के लिए या गरीब परिवार से आने वाले बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज खोलती हैं, उनको चलाती हैं। गरीबों के लिए मुफ्त या सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए हॉस्पिटल्स खोलती है या हॉस्पिटल चलाती है, या कुछ और तरह के काम, पेड़ लगाती है, नदियों की सफाई करवाती है, जलवायु परिवर्तन वगैरह के लिए काम करती है। तो इस तरीके से कई सारे काम कंपनियां करती हैं और इस काम को करने में कंपनियों का मुनाफा का कुछ हिस्सा खर्च होता है। कंपनियां जो ये सारा काम करती हैं इसी को हम लोग आसान भाषा में CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अब कई कंपनियां तो अपने आप ही CSR एक्टिविटीज को करती हैं। कई कंपनियां तो जिस इलाके में काम करती हैं उस इलाके के लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अपने आप ही अपने मुनाफे का काफी सारा हिस्सा, एक महत्वपूर्ण हिस्सा उस इलाके में रहने वाले लोगों की बेहतरी के लिए खर्च करती है। लेकिन कई कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं, वो बिल्कुल प्रॉफिट सेंट्रिक कंपनियां होती हैं। उनका उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने से उनका कोई मतलब नहीं होता, उनका कोई कंसर्न नहीं होता है। तो ऐसी कंपनियों के लिए भारत सरकार ने कानून बनाया कि भैया अब हमने कानून बना दिया है, अब आप करना चाहो या ना करना चाहो आपको कानून का पालन करना पड़ेगा। कौन सा कानून बनाया भारत सरकार ने? सन 2013 में भारत सरकार कंपनियों के लिए एक नया कंपनी कानून लेकर के आई, जिसको हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 कहते हैं। उसी कंपनीज एक्ट 2013 में भारत सरकार ने एक सेक्शन जोड़ा जिसको सेक्शन 135 है। उस सेक्शन 135 के तहत कंपनियों के लिए
इस बात को मैंडेटरी किया गया कि आप जिस इलाके में काम करती हैं उस इलाके में अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा आप खर्च करेंगे CSR एक्टिविटीज के नाम पे। अब एक सवाल बनता है कि क्या सभी तरह की कंपनियों पे यह कानून एप्लीकेबल है? जो सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट 2013 का, या उससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, तो क्या वह रूल्स रेगुलेशंस और सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट का सभी तरह की कंपनियों पे एप्लीकेबल है, सभी तरह की कंपनियों पे लागू होता है? इसका जवाब है नहीं। और जवाब अगर नहीं है तो फिर दूसरा सवाल बनता है कि किन तरह की कंपनियों पे कानून लागू होता है। मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले वैसी कंपनियां जिनका की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, मतलब जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, या वैसी कंपनियां जिनका कि पिछले वित्त वर्ष में, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो इनका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था, उस फाइनेंशियल ईयर में उनका जो टर्नओवर है, मतलब उनका उस कंपनी की कुल कमाई पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1000 करोड़ रुपए से है या उससे ज्यादा है, या वैसी कंपनियां जिसका कि पिछले वित्त वर्ष में जो उसका कुल मुनाफा है, नेट प्रॉफिट है, वह 5 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा है। मतलब कि इन तीनों में से कोई भी शर्त, या तो उस कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा होना चाहिए, या तो फिर उसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन कंपनी सेटिस्फाई नहीं करती है तो तीसरी शर्त है कि उसका जो कुल लाभ है, जो नेट प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपया कम से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। कोई भी कंपनी जो कि भारत में रजिस्टर्ड है और उसने इन तीनों में से किसी भी एक शर्त को अगर पूरा किया है तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 135 एप्लीकेबल हो जाता है। मतलब कि CSR से जुड़े हुए जो कानून है, CSR से जुड़े हुए कानून के जो प्रावधान है उस कंपनी पे एप्लीकेबल हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कोई भी कंपनी जो कि भारत में इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब भारत में रजिस्टर्ड है, इसमें विदेशी कंपनियां भी आती हैं। कंपनियों का काम कुछ ऐसा होता है कि अगर किसी विदेशी कंपनी को भी भारत में आकर के काम करना है तो उसको भारत में अपनी कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी। अब कई लोग अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं और कई लोग ब्रांच ऑफिस और लाइसेंस ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस वगैरह खोलते हैं। तो ब्रांच ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस और प्रोजेक्ट ऑफिस जो लोग खोलते हैं उनके ऊपर भी एक कानून एप्लीकेबल होता है अगर इसमें से किसी भी एक शर्त को पूरी करती है तो। और अगर उस कंपनी ने प्रॉपर इंडिया में कंपनी कानून 2013 के अंतर्गत एक कोई सेपरेट कंपनी बना रखी है और उस कंपनी का कोई भी ऐसा हो, कभी भी इन तीनों में से किसी भी शर्त को जब वो कंपनी पूरा करती है तो उसके ऊपर यह कानून लागू होता है। वैसे एक जानकारी आपको और दे दूं, अगर कोई कंपनी इंडिया में कंपनी कानून 2013 के तहत रजिस्टर्ड है, चाहे उसके मालिक कोई विदेशी कंपनी हो, कोई विदेशी हो या भारतीय हो, उसको डोमेस्टिक कंपनी मतलब कि देसी कंपनी ही समझा जाता है कानून की नजरों में। खैर, ये थोड़ा विषयांतर हो गया है। इस विषयांतर के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं CSR पे। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसने कि तीनों में से किसी एक प्रोविजन उस पे शर्तों को उसने पूरा कर दिया है, उस पे CSR कानून जो है वो लागू हो गया है। अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सबसे पहले उस कंपनी को करना ये है कि जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनियों में जो गवर्निंग बॉडी होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनियों के सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ऊपर भी एक सुप्रीम अथॉरिटी है शेयर होल्डर की, लेकिन शेयर होल्डर्स कंपनी चलाते नहीं है। कंपनी का डे टू डे जो ऑपरेशन है, डे टू डे जो मैनेजमेंट है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल में रहता है। तो आप डे टू डे अफेयर्स के लिए आप मान लीजिए कि सुप्रीमो कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की उनको एक कमेटी बनानी पड़ेगी जिसका नाम रखा जाएगा CSR कमेटी। उस कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे और उस कमेटी का काम क्या होगा? उस कमेटी का काम होगा कि CSR के लिए कंपनी की क्या पॉलिसी होगी, उस पॉलिसी को बनाना, उसको फॉर्मुलेट करना, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, या डिसाइड करना कि कंपनी कहाँ पे कितना पैसा किस प्रोजेक्ट में खर्च करेगी, किसी अपने NGO को देगी या किसी दूसरा कोई NGO है जो कि उस इलाके में अच्छा काम कर रहा है उसको डोनेट करके अपने CSR एक्टिविटी जो है कंपनी उसको करेगी। मतलब CSR कमेटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बनेगी वह CSR से रिलेटेड सभी कामों के लिए उसी कमेटी की जिम्मेदारी होगी। उसी कमेटी को तय करना है कि भैया कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। ठीक है, अब CSR कमेटी भी कंपनी ने बना दिया। अब एक सवाल उठता है कि कितना पैसा खर्च करना है। बहुत ही जेन्युइन सवाल है, वैलिड सवाल है, आप सभी लोगों को जानना चाहिए। कितना पैसा खर्च करना है, इसका जवाब यह है कि कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो कुल मुनाफा था, जो नेट प्रॉफिट था, उसका कम से कम 2% उसको CSR एक्टिविटी पे खर्च करना है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब सवाल उठता है कि अगर खर्च कंपनी ने नहीं किया तो क्या होगा। अगर कंपनी ने, कानून है, कंपनी ने प्रॉफिट भी कमाया है, जो 3 शर्तें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, 500 करोड़ का नेटवर्थ, 1000 करोड़ का टर्नओवर और 5 करोड़ का प्रॉफिट, इस तीनों में से किसी एक शर्त को कंपनी पूरा भी करती है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने पैसा खर्च नहीं किया CSR एक्टिविटी पे, तो क्या होगा। होगा कुछ भी नहीं। कंपनी को जो उनका सालाना बोर्ड रिपोर्ट होता है, मतलब कंपनियों को हर साल एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, जो रिपोर्ट जो रेगुलेटर्स होते हैं, कंपनियों के केस में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, और अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, मतलब उसके शेयर्स अगर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज को भी वो रिपोर्ट देनी पड़ती है उनको। तो उस बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी को लिखना पड़ेगा कि भैया हमारे ऊपर CSR प्रोविजन एप्लीकेबल होते थे, हमें 2% खर्च करना था, लेकिन हमने खर्च नहीं किया है, और क्यों नहीं खर्च किया है उसका रीजन देना पड़ेगा। अच्छा, अगर खर्च नहीं किया तो क्या होगा, मतलब सरकार क्या कोई एक्शन लेने वाली है या क्या होगा। कंपनी का जो कानून है सेक्शन 135 कहीं भी इस बात के लिए कंपनी को बाध्य नहीं करता है कि आपको वह पैसा खर्च करना ही करना है। आपको अपने मुनाफे का 2% हिस्सा CSR एक्टिविटीज पे खर्च करना ही करना है। यह कंपनी कानून कंपनियों को बाध्य नहीं करता है। बाध्यता केवल कंपनियों की इतनी है कि अगर उन्होंने अपने मुनाफे का 2% हिस्सा खर्च नहीं किया है CSR एक्टिविटीज पे, तो उनको अपनी सालाना बोर्ड रिपोर्ट में उस बात का जस्टिफिकेशन देना है, मतलब उस बात को मेंशन करना है सबसे पहले कि भैया हमने CSR कमेटी बनाई, हमने CSR पॉलिसी भी फॉर्मुलेट की, हमने पैसा भी निकाला, लेकिन हमने उसको खर्च नहीं किया। तो क्यों खर्च नहीं किया। केवल कंपनी को अपने बोर्ड रिपोर्ट में इस बात को मेंशन करना है कि हमने खर्च नहीं किया, और क्यों खर्च नहीं किया उसका एक रीजन देना है। अगर खर्च नहीं भी किया है तो भी कंपनी का जो कानून है, उस कानून का कहीं से भी कोई उल्लंघन नहीं होता है, और उस कंपनी पे कोई पेनाल्टी या फिर कोई मतलब पनिशेबल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। अभी तक का जो कानून है CSR का या CSR से रिलेटेड कंपनी कानून है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हो सकता है भारत सरकार का वो कुछ चेंजेस लेकर के, अमेंडमेंट लेकर के आए, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो करूंगा। अब बात आती है कि अगर बाध्य नहीं है कंपनियां खर्च करने के लिए, तो कंपनी भाई खर्च करे ही क्यों। आप सब लोग जानते हैं ना, हम लोग सब समाज में रहते हैं, तो समाज में कुछ लोग अच्छे लोग होते हैं जिनको समाज की चिंता होती है, उनको अपने रेपुटेशन की चिंता होती है कि भैया कुछ ऐसा काम ना कर लो जिससे कि अपना जो रेपुटेशन हो, रेपुटेशन का लॉस हो जाए, प्रतिष्ठा चली जाए। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको समाज की कोई चिंता नहीं होती, उनको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अपने पास तो पैसा अपनी जेब में रहना चाहिए, अपनी जेब से पैसा निकालेंगे नहीं, चाहे इज्जत जाए या बचे। तो कंपनियों के केस में ऐसा ही है। अगर कोई कंपनी खर्च करती है अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा CSR एक्टिविटीज में, तो एक तो क्या है कि जो रेगुलेटर्स हैं, मतलब जो सरकार है, सरकार की एजेंसियां हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं, जो लोग उन कंपनियों पर नियंत्रण रखते हैं, उनके कामकाज की मॉनिटरिंग करते हैं कि कंपनी कानून के हिसाब से काम कर रही है नहीं है या नहीं कर रही है, उनकी नजरों में कंपनियों की साख अच्छी बनती है, गुडविल अच्छा बनता है। दूसरा कि जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, जो आम पब्लिक हैं, जो कि उस कंपनी के व्यापार को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ जमशेदपुर में टाटा स्टील का प्लांट है, तो टाटा स्टील ने कितना बढ़िया जमशेदपुर को मेंटेन किया हुआ है, कई सारे उनके सोशल प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते हैं, तो हमारी एक इमेज बनी हुई है हमारे दिमाग में टाटा की कि टाटा बहुत बढ़िया कंपनी है। लेकिन आप मान लीजिए कि टाटा ने जमशेदपुर को डेवलप करने के लिए, वहां की साफ सफाई के लिए, वहां पे जो कई सारे उनके सोशल सर्विसेज वाले जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, अगर टाटा ने वो पैसे खर्च नहीं किए होते, टाटा ने वो सब कुछ नहीं किया होता, तो टाटा की इमेज आज जो हमारी नजरों में इतनी अच्छी है, क्या वह इतनी अच्छी इमेज होती क्या टाटा की। तो बस यही फर्क है कि अगर कंपनियां खर्च नहीं करती हैं, तो आज का जो जमाना है उसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंपनियां भी काफी सीरियसली लेती हैं, क्योंकि उनको अपने रेपुटेशन की चिंता होती है। रेपुटेशन अगर अच्छा होता है, उनका व्यापार बढ़ता है, उनके पास अच्छे लोग जाते हैं काम करने के लिए। रेपुटेशन अगर खराब होता है तो उनको नौकरी, एम्प्लॉइज ढूंढने में दिक्कत होती है, रेगुलेटर्स के साथ दिक्कत होती है, उनको अपने व्यापार को बढ़ाने में दिक्कत होती है। तो अपने रेपुटेशन को बचाए रखने के लिए, जबकि एक CSR प्रोविजंस के हिसाब से 2% खर्च करना जरूरी नहीं, उसके बाद भी कंपनियां जिन पे एप्लीकेबल होता है वो खर्च करती हैं। अब तक तो केवल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन था, अब वीडियो में आगे आपके काम की बात आने वाली है। काम की बात यह है कि कंपनियां अपने CSR फंड को खर्च कैसे करती हैं। 2 तरीकों से कंपनियां अपने CSR फंड को खर्च करती हैं। पहला कि कंपनियां अपना खुद का एक NGO बना लेती हैं, उनको जो भी पैसा खर्च करना होता है अपने खुद के NGO को डोनेट कर देती है, और वह NGO उस पैसे को
जहां जहां उनको खर्च करना होता है, जिस किसी भी प्रोजेक्ट में उनको खर्च करना होता है, अपने हिसाब से खर्च करती हैं। इससे होता क्या है कि कंपनियां जिन्होंने उनको डोनेट किया है अपने खुद के एनजीओ को, उनका जो सीएसआर का कंप्लायंस है वह कंप्लायंस पूरा हो जाता है और उनका जो पैसा है उन्हीं के पास रहता है, अपने पैसे पे कंट्रोल कर पाती हैं। जो सीएसआर एक्टिविटीज में जो खर्च होना है उन एक्टिविटीज को, उस खर्च को कंट्रोल कर पाती हैं और अपने हिसाब से जो प्रोजेक्ट उनको बढ़िया लगता है उस प्रोजेक्ट पे वो खर्च करती है, जो प्रोजेक्ट उनको बढ़िया नहीं लगता है उस प्रोजेक्ट को नहीं करती हैं। कुछ उदाहरण देता हूं इसके। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती, बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, उनकी कई सारी कंपनियां होती हैं। जैसे अपने मुकेश भाई की रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में सैकड़ों कंपनियां हैं और उनका एक एनजीओ मतलब सीएसआर आर्म है, उनका जो एनजीओ है रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है मुकेश भाई की वाइफ नीता अंबानी जी और उनके कई सारे स्कूल चलते हैं। धीरू भाई अंबानी स्कूल चलता है मुंबई में, धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल चलता है मुंबई में और भी देश के कई सारे इलाकों में, जामनगर वगैरह में भी उनके स्कूल हैं, उनके हॉस्पिटल्स वगैरह चलते हैं। तो रिलायंस ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं जिन पे सीएसआर एप्लीकेबल होता है वो सब अपने सीएसआर का अमाउंट रिलायंस फाउंडेशन को डोनेट कर देती हैं। रिलायंस फाउंडेशन उस पैसे को अपने हिसाब से खर्च करता है। हालांकि रिलायंस बड़ा ग्रुप है तो रिलायंस फाउंडेशन को डोनेशन के अलावा रिलायंस और भी किसी बाहर के एनजीओ को भी, कई सारे एनजीओ को भी डोनेशन देता है, लेकिन उनका जो सीएसआर एक्टिविटीज का मैक्सिमम पैसा है वह पैसा रिलायंस फाउंडेशन को ही जाता है। उसी तरीके से एयरटेल, आप सब लोग उसका सिम कार्ड इस्तेमाल करते होंगे, मैं भी एयरटेल का ही इस्तेमाल करता हूं। उसकी कंपनी का नाम है भारती एयरटेल लिमिटेड और उन्होंने भी भारती फाउंडेशन के नाम से अपना एक एनजीओ बना रखा है। अब एक भारती ग्रुप, जो सुनील भारती मित्तल साहब हैं, उनके ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं वह भी अपने सीएसआर फंडिंग को भारती फाउंडेशन में देती हैं और भारती फाउंडेशन फिर उस पैसे को अपने हिसाब से जहां मर्जी होता है वहां खर्च करता है। इस तरीके से उनका कंप्लायंस है, उस कंप्लायंस उनका पूरा हो जाता है। टाटा का भी एनजीओ है, टाटा ट्रस्ट है, उसके अलावा उनके कई सारे हॉस्पिटल चलते हैं, कई सारे स्कूल चलते हैं। तो टाटा का भी जो मोडस ऑपरेंडी है ऑलमोस्ट इसी तरीके का है कि अपने इन हाउस एनजीओ को ही वो डोनेट करती है और उनका इन हाउस एनजीओ ही उनके सारे ग्रुप के सीएसआर एक्टिविटीज को अंडरटेक करता है, उसी को करता है। दूसरा तरीका है जो कि आपके काम की बात है, वह है कि कंपनियां अपना एनजीओ नहीं बनाती हैं और जिस इलाके में वो काम कर रही हैं उस इलाके में कोई एनजीओ है जो कि अच्छा काम कर रहा है और उसका जो काम का, जो उस एनजीओ का जो एक्टिविटी है वो कंपनी के बिजनेस एक्टिविटी के साथ मैच करता है। मतलब कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के साथ मैच करता है। मतलब कंपनियां, जैसे मान के चलिए कि बाबा रामदेव की कंपनी है पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, वो आयुर्वेद को प्रमोट करती है। अब वो हरिद्वार में काम कर रही है और हरिद्वार में कोई ऐसा एनजीओ है जो कि आयुर्वेद पे रिसर्च कर रहा है, नई नई दवाइयां बना रहा है। तो हुआ क्या कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड का जो ऑब्जेक्टिव है कि भैया हमको आयुर्वेद को प्रमोट करना है, उसी तरीके से एक दूसरा एनजीओ है जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह पर रिसर्च कर रहा है। तो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के लिए बहुत अच्छा प्रपोजल होगा कि वह उस एनजीओ को डोनेट कर दे अपने सीएसआर फंडिंग को, जो भी उनका एलिजिबल अमाउंट है सीएसआर का उसको। तो इस तरीके से भी कंपनियां काम करती हैं कि जिस इलाके में वो काम कर रही हैं, जिस इलाके में उनका बिजनेस चल रहा है, उस इलाके में जो एनजीओ पहले से काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन एनजीओ को बुला करके उनको अपना सीएसआर फंडिंग वाला जो पैसा होता है डोनेट कर देती है और वह एनजीओ अपने हिसाब से अपना उसको जहां कहीं भी उसको खर्च करना है अपने हिसाब से खर्च करता है। लेकिन इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि हर कोई एनजीओ बनाएगा और उसको ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां या वैसी कोई भी कंपनी जिसके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल होता है, मुंह उठा करके चंदा दे देगी या डोनेशन दे देगी। कंपनियां किसी भी बाहर के एनजीओ को, मतलब हमारे आपके जैसे लोगों ने जो एनजीओ बनाया हुआ है, उस तरह के लोग एनजीओ को फंडिंग करने से पहले काफी सोच विचार करती है। उनके कई सारे जो पेपर्स होते हैं, मतलब मसलन उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, उसके बाद उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उनका ATG 12A का सर्टिफिकेट वगैरह, उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह, उनका पुराना एक्सपीरियंस क्या है प्रोजेक्ट को हैंडल करने में, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने कितने सारे प्रोजेक्ट किए हैं, इलाके में उनकी क्या रेपुटेशन है, उन सब चीजों को चेक करने के बाद, मतलब काफी अच्छे से सभी कागज पत्र को देखने के बाद, ठोक बजाने के बाद, जब सब कुछ सही पाया जाता है तभी जाकर के कंपनियां किसी बाहर के एनजीओ को डोनेट करती है। और डोनेशन देने के बाद भी कंपनी इस बात को प्रॉपर मॉनिटर करती है कि मैंने जो डोनेशन दिया है उसको वह जो एनजीओ है वह सामाजिक कार्यों के लिए खर्च कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसका जो प्रेसिडेंट है, उसका जो जनरल सेक्रेटरी है, उसने क्या किया कि डोनेशन लिया और डोनेशन के बाद वह उस पैसे से खुद मौज कर रहा हो। तो कंपनियां इस बात को भी इंश्योर करती हैं।
अब आपके काम की बात एक और मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले बता देता हूं कि अगर आप कोई एनजीओ चलाते हैं और आप चाहते हैं कि आपके एनजीओ को भी CSR फंडिंग मिले, तो 2 तरीका है या 2 काम आपको करना पड़ेगा। 2 काम आप करेंगे तो आपके एनजीओ को CSR फंडिंग मिलेगी। 2 काम अगर आप नहीं करेंगे तो CSR फंडिंग मिलने की संभावना कम होती चली जाएगी दिन प्रतिदिन। सबसे पहले कि आप जिस भी इलाके में काम करते हैं, वहाँ पे जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में करते हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में करते हो या पर्यावरण संबंधी क्षेत्रों में करते हो, जिस किसी भी क्षेत्र में आपका एनजीओ काम करता है, उस क्षेत्र में आप अपने इलाके में इतना अच्छा काम करें कि कुछ समय के बाद आपका और आपके एनजीओ का नाम हो जाए। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका और आपके एनजीओ का नाम होगा, उसकी एक रेपुटेशन बनेगी, और जब आपकी रेपुटेशन बनेगी, जब लोग आपको रिकॉग्नाइज करने लगेंगे कि भाई यह एनजीओ बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो CSR फंड अपने आप चल करके आपके पास आएगा। दूसरा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका नाम भी हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी आपको जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जिनके ऊपर CSR के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, और उनको इस तरह के एनजीओ की तलाश होती है जो जेन्युइन एनजीओ हैं, जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अपने समाज को एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उस तरह के एनजीओ को उनको बराबर तलाश होती है। तो उन कंपनी के टॉप ऑफिशियल के साथ आपको नेटवर्किंग भी सही से बिठानी पड़ेगी ताकि आप वहां तक पहुंच पाए। मतलब यह कुछ ऐसा है कि आपको कोई बीमारी है, आपके शहर में कोई बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो कि उस बीमारी का इतना बढ़िया इलाज जानते हैं कि बस एक खुराक दवाई से आपकी बीमारी ठीक हो जाना है, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप उस डॉक्टर के पास पहुंचेंगे नहीं, तब तक तो आपको दवाई मिलेगी नहीं ना। तो ऐसा ही कुछ है कि आप एनजीओ चलाते हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कंपनियां हैं जो प्रॉफिट कमाती हैं और अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो डोनेशन देने के लिए रेडी भी हैं, लेकिन आपको उन कंपनियों तक पहुंचना पड़ेगा। तो आपकी जो नेटवर्किंग की स्किल्स है, वह स्किल्स आपको यहाँ पे हेल्प करने वाली है उन कंपनियों तक आपकी पहुंच को स्थापित करने में, ताकि उन कंपनियों से आपके एनजीओ को डोनेशन मिल पाए और आपका जो एनजीओ है वह और बेहतर तरीके से लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए काम कर सके। यह दोनों काम अगर आप करेंगे तो आपके लिए CSR फंडिंग मिलना आसान हो जाएगा। यह दोनों काम अगर आप नहीं करते हैं तो CSR फंडिंग मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा एक और तरीका है CSR फंडिंग का, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग इस ओपन प्लेटफॉर्म पे, जो कि YouTube एक काफ़ी ओपन प्लेटफॉर्म है और मैं खुल करके कई बार चीज़ें बोल देता हूँ, लेकिन यहाँ पे खुल करके बोलना इसके बारे में ठीक नहीं होगा। तो अब अंत में इस वीडियो के, अगर आपको CSR से रिलेटेड या अपने एनजीओ से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, या आपको कुछ समझना हो, या आपको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाना हो, आपको समझना हो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनता है, किस तरीके से आप उन कंपनियों को अप्रोच कर पाते हैं, कर पाएंगे, कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे मेरे WhatsApp पे संपर्क कर सकते हैं। मैं अवेलेबल रहता हूँ आपके लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। मेरे WhatsApp का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कुछ सवाल है जिसका आप जवाब चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से भी मुझसे इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं लगभग सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। और अब तक अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है कि मैं जो जानकारी देता हूं अच्छी जानकारी देता हूं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इसको अपनी सोशल मीडिया पेजेस पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देवियों और सज्जनों, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बटन नहीं दबाया है इसका, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जैसी अपलोड हो तुरंत मिल जाए, तो सब्सक्रिप्शन के बटन के बगल में ही नोटिफिकेशन का भी बटन है, आप उस बटन को भी प्रेस कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। आज के लिए इतना ही। आप सबों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।